अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज की इस वीडियो में हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ना है। C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग किसे कहते हैं। C++ allows you to specify more than one task for an operator in the same scope। इसका ये मतलब है कि C++ आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी ऑपरेटर को एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करा सकें। कैसे? जैसे हमारे पास एक प्लस का ऑपरेटर है, मैंने बोला एक प्रोग्राम लिखें जिसमें 2 और 3 ये दो नंबर है, इनको सम करें, इनका सम कैलकुलेट करें, इनको ऐड करें, तो जो हमारा प्रोग्राम होगा वो ऑटोमेटिकली 5 हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देगा उन दोनों का सम। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि a प्लस बी आयोटा दो मेरे पास कॉम्प्लेक्स है और c प्लस डी आयोटा, इन दोनों का सम कैलकुलेट करो, तो उनका सम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो प्लस है हमारे पास उसकी फंक्शनैलिटी चेंज हो जाएगी। पहले उसकी फंक्शनैलिटी क्या थी कि दो नंबर को ऐड करना था, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को उसने ऐड करना है, तो उसकी फंक्शनैलिटी चेंज हो गई। इस चीज को ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यू कैन ओवरलोड मोस्ट ऑफ द बिल्ट इन ऑपरेटर्स अवेलेबल इन C++। तकरीबन जितने भी बिल्ट इन ऑपरेटर्स हैं उन सबको हम ओवरलोड कर सकते हैं। Almost all operator can be overloaded in C++. However, there are few operator which cannot be overloaded. हमारे पास कुछ ऐसे ऑपरेटर हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारे पास स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर जो है, इसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते, जो कि अक्सर हम यूज करते हैं, 2 सेमीकोलन लगाते हैं। उसके बाद साइज ऑफ ऑपरेटर, उसके बाद मेंबर सिलेक्टर जिसे हम डॉट बोलते हैं, उसके बाद मेंबर पॉइंटर सिलेक्टर। अगर हम डॉट के ऊपर स्टैरिक का यूज कर दें तो उसको मेंबर सिलेक्टर पॉइंटर सिलेक्टर बोलते हैं। उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर जिसका क्वेश्चन मार्क होता है और उसके आगे हम कॉलन लगाते हैं, तो इसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं और इसका यूज इस पर भी हम ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिस की तरफ, प्रोग्राम की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूं। मैंने एक क्लास बनाई है कॉम्प्लेक्स नाम की एक क्लास है, और यहाँ पे मैंने इस क्लास के अंदर 2 इंटीजर वेरिएबल ले लिए, रियल और इमेजिनरी। पब्लिक का कीवर्ड लिखा और मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। कॉम्प्लेक्स नाम की हमारी क्लास है, जैसा कि आप जानते हैं कंस्ट्रक्टर का नाम सेम टू एज क्लास नेम के इक्वल होता है। तो मैंने एक कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर बनाया और 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया, जिसके अंदर मैंने ये 2 वेरिएबल ले लिए आर और आई, और मैंने क्या किया, रियल इक्वल टू आर कर दिया और इमेजिनरी इक्वल टू आई कर दिया। इसमें मैंने क्या किया कि जो वैल्यूज आर में स्टोर थी वो रियल में स्टोर करवा दी, और जो आई में स्टोर थी वो इमेजिनरी में स्टोर करवा दी। और डिस्प्ले के फंक्शन से मैंने क्या किया, रियल और आगे स्ट्रिंग कांस्टेंट प्लस लिखा, फिर इमेजिनरी और आयोटा। इससे क्या होगा, अब देखें मैं आपको भी सारा समझा देता हूं। सबसे पहले अब देखो हमारे पास कौन सी क्लास है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स की क्लास है। मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स और एक ऑब्जेक्ट बना दिया C1, और मैंने इसको आर्गुमेंट पास कर दिए 2 और 3। अब इसमें क्या होगा, जब हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया C1, उसको हमने आर्गुमेंट पास किए 2 और 3, तो हमारा ये 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और R के अंदर 2 वैल्यू स्टोर हो जाएगी और I के अंदर 3 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और ये वैल्यू हमने असाइन कर दी रियल और इमेजिनरी के, जो हमारे पास इंटीजर थे, इसके अंदर वेरिएबल थे, इसके अंदर मैंने स्टोर करवा दी। और जब हमारे पास ये डिस्प्ले किया जाएगा तो यहाँ पे स्टोर 2 आ जाएगा प्लस 3 आयोटा, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा 2 + 3 आयोटा। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं यहाँ पे इस क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूं कॉम्प्लेक्स C2, और इसके अंदर मैं वैल्यूज जो एज ए आर्गुमेंट पास कर देता हूं 3 व 4। अब देखो मैं क्या चाहता हूं, मैंने ये 2 ऑब्जेक्ट बना लिए, मैं कहता हूं इन दोनों का सम कैलकुलेट करो। यहाँ पे मैं एक थर्ड ऑब्जेक्ट भी बना देता हूं कॉम्प्लेक्स C3, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब ये मैंने बनाया नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे हम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। इसी को जस्ट मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, इसलिए यहाँ पे ये मैं इसके कट कर देता हूँ और इसको 0 से इनिशियलाइज करवा देता हूँ, इसको भी 0 से इनिशियलाइज करवा देता हूँ। अब ये मेरे पास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बन गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं C1 और C2 को ऐड करूं और इसको इक्वल कर दूं C3 के, C1 + C2 के। अब ये मैंने लिख लिया। मैं जब इसको रन करवाऊंगा तो ये यहाँ पे एरर दे देगा, ठीक है। इसने क्या एरर दिया, इसने दिया नो मैच फॉर ऑपरेटर प्लस, जो हमारे पास ये यहाँ पे मैंने क्लास की ब्रैकेट भी नहीं लगाई, मैंने क्लास को यहाँ पे क्लोज नहीं किया, ये मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये मेरे पास ये एरर आ रहा है नो मैच फॉर ऑपरेटर प्लस। जो हमारे पास प्लस का ऑपरेटर है
वो यहाँ पे इसको जानता ही नहीं है। ये यूजर टाइप, यूजर डिफाइंड टाइप है। अब देखिए देखो, ये हमारे पास C1 और C2 दो ऑब्जेक्ट हैं। अब ऑब्जेक्ट को जब मैं ऐड कर रहा हूं तो ये यूजर डिफाइंड है। इनको ऐड का फंक्शन इसको पता ही नहीं है ऐड को कि ये क्या चीज है, ठीक है। ये ऑपरेटर यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, तो हमें यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सिंटैक्स किस तरह से होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ सिंटैक्स, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले ऑपरेटर का कीवर्ड होता है और उसके बाद वो ऑपरेटर होता है जिसपे हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी होती है। तो हमारे पास प्लस का ऑपरेटर है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इस ब्रैकेट के अंदर हमने हमारे पास लिखना पड़ेगा। अब ये देखो, आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि ये हमारे पास ऑपरेटर है प्लस का जिसपे हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है, ठीक है। और ऑपरेंड कितने हैं हमारे पास, दो ऑपरेंड है, C1 और C2। जब भी हमारे पास दो ऑपरेंड होंगे तो हमें एक वेरिएबल एज एन आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। अब ये देखना है हमें कि कौन सा ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट पास करना है। तो बात यह है कि जो हमारा राइट ऑपरेंड है C2, इस प्रोग्राम में हमारे पास राइट ऑपरेंड है C2, इसको एज एन आर्गुमेंट पास किया जाएगा। और ये जो लेफ्ट ऑपरेंड है हमारे पास जो कि इस प्रोग्राम में C1 है, इसको एज एन कॉलिंग ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। नहीं समझ आई, मैं आपको एक चीज से समझाता हूं। यहां पे मैं कमेंट आउट कर देता हूं, C1 डॉट एड का फंक्शन कॉल करता हूं और आर्गुमेंट पास कर देता हूं C2। अब आई समझ, नहीं आई, मैं समझाता हूं। C1 डॉट एड और उसमें आर्गुमेंट पास कर दिया, जो एक हमारा फंक्शन यहां पे कॉल हो रहा है, ठीक है। ये चीज और मेरे पास ये चीज, ये दोनों सेम है। इसमें क्या हो रहा है, ऐड का फंक्शन कॉल हो रहा है। कौन कॉल कर रहा है, C1 ऑब्जेक्ट, और C2 जो ऑब्जेक्ट है ये एज एन आर्गुमेंट पास किया जा रहा है। सेम काम यहां पे हो रहा है और वो वैल्यू मैंने C3 में स्टोर करवा दी। अब यहां पे जब इसको हम ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं तो यहां पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है और C1 हमारे पास कॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है और C2 जो है ये एज एन आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। अब यहां पे जो मैंने ऑपरेटर दे, ये देखो यहां पे ये जो C2 है ये आर्गुमेंट एज एन आर्गुमेंट पास किया जाएगा। तो यहां पे मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं। कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट मैंने कर लिया C, ठीक है। तो इसकी मैं बॉडी के अंदर आ जाता हूं और यहां पे मैं एक न्यू इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर लेता हूं। और मैं एक मिनट आपको दिखा, यहां पे मैंने एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। और टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ये मैंने क्यों किया, अब मैं जो भी करूंगा इस ऑब्जेक्ट के थ्रू करूंगा। ये देखो मैंने यहां पे किया temp डॉट रियल, जो मेरे पास temp डॉट रियल है वो मेरे पास इक्वल है जो मेरे पास रियल की गार्बेज वैल्यू है प्लस गार्बेज वैल्यू प्लस C डॉट रियल। अब मेरे पास C क्या है, ये वही C है जो जिसमें वैल्यू स्टोर है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने आर्गुमेंट पास किया, ये जो हमारे पास C2 था ये एज एन आर्गुमेंट पास हुआ और वैल्यू उसकी स्टोर हो गई इस C के अंदर, ठीक है। इस C के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई और उससे हमने कह दिया जो गार्बेज वैल्यू थी, गार्बेज वैल्यू क्या थी, रियल की 2 और C डॉट रियल की वैल्यू क्या हुई 3, इन दोनों को उसने ऐड कर दिया। ये मैंने काम किया रियल के लिए, सेम यही काम मैं इमेजिनरी के लिए भी कर देता हूं। तो यहां पे मुझे करना पड़ेगा temp डॉट इमेजिनरी इक्वल टू इमेजिनरी की गार्बेज वैल्यू, ठीक है। इमेजिनरी की गार्बेज वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे और C डॉट प्लस C डॉट इमेजिनरी, ठीक है। C डॉट इमेजिनरी कर दिया मैंने, ये मेरे पास इस तरह से आ गया। और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूं, रिटर्न कर दूंगा मैं temp। अब temp मेरे पास क्या है, temp की डेटा टाइप मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स जो कि क्लास है मेरी। तो इसी जो चीज हमने रिटर्न करनी होती है तो उसी डेटा टाइप का हमें फंक्शन लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे इस फंक्शन की डेटा टाइप भी हमें कॉम्प्लेक्स रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो रिटर्न किया temp, अब क्या होगा, जब जहां से हमारा फंक्शन कॉल होता है हमेशा वहीं उसकी वैल्यू रिटर्न होती है। हमारा फंक्शन इस जगह से कॉल हुआ था तो इसी जगह से, अब ये जो जिसको मैंने जो है मैंने हाईलाइट किया है जिसको C1 प्लस C2, ये एक फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि इस तरह से कॉलिंग हो रही है, तो यहां पे कॉलिंग हो रही है तो यहीं पे वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। हमने ये वैल्यू असाइन कर दी C3 को, मतलब जो वैल्यू रिटर्न हुई वो C3 में स्टोर हो गई। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस चीज को जो हमारी वैल्यू रिटर्न हुई है, रिटर्न में इन दोनों का सम, ये जो हमारे 3 प्लस 2 5 हो गया और प्लस 4 और 3 7, 5 प्लस 7 आयोटा हमारा स्क्रीन पर डिस्प्ले होना है।
अब डिस्प्ले करने के लिए मैंने ऊपर डिस्प्ले का फंक्शन लिखा हुआ है, ये देखो, जिसके अंदर मैंने डिस्प्ले किया हुआ रियल प्लस इमेजिनरी आयोटा। ठीक है, तो यहां पे मैंने डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करना है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं इसको फंक्शन को, डिस्प्ले के फंक्शन को कैसे कॉल करूंगा। तो इसके फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे उसी ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा जिसमें वैल्यू स्टोर है। तो मैं यहां पे कर देता हूं C3.display का फंक्शन मैं कॉल कर देता हूं। तो कॉल करने के बाद मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूं। तो आई होप सो कि ये सही से चल जाएगा, वर्क करेगा। तो ये रन होता है तो मैं आपको दिखाता हूं। तो इसने इसने जो एरर आ रहा है वो इसने एरर ये दिया है कि आपके रियल एंड इमेजिनरी, ये जो दो नंबर हैं, ये सॉरी वेरिएबल हैं, इसको प्राइवेट आपने रखा हुआ है। हमने क्या किया, इसको हमने आउट ऑफ द क्लास ये बना दिया, बल्कि ये आउट ऑफ क्लास नहीं होता, ये हमारे पास क्लास के अंदर होता है। मैं इसको जरा कट करता हूं और क्लास के अंदर इसको यहां पे लिख देता हूं। मिस्टेक होगी, हमने क्लास के अंदर लिखना था और हमने क्लास के बाहर लिख दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आई होप सो कि ये चल जाएगा। तो ये एग्जीक्यूट होता है तो हम देखते हैं। तो इसने क्या स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, इसने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है 5 + 7 आयोटा। ये देखो 3 and 2 5, 4 and 3 7, 5 + 7 आयोटा इसने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। आपको एक मरतबा फिर मैं समझा देता हूं कि मैंने इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए C1 and C2, जिसको मैंने आर्गुमेंट पास कर दिए 2 3 and 3 4। उसके बाद मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया C3 और उसके अंदर मैंने इन दोनों के एडिशन की वैल्यू स्टोर कर दी। तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रही है। तो यहाँ पे ओवरलोडिंग का हमने फंक्शन लिखा है, ऑपरेटर का कीवर्ड, उसके बाद जिस ऑपरेटर पे हमने ओवरलोडिंग करनी होती है वो ऑपरेटर लिखते हैं। उसके बाद अंदर हमने एक जो है वेरिएबल क्रिएट किया है उसी क्लास का। ठीक है, एक और वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर ये जो हमने आर्गुमेंट पास किया था C2, ये वाला जो आर्गुमेंट पास किया था ये C के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसके थ्रू हम इसे एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने एक टेम्परेरी जो है वेरिएबल क्रिएट किया है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो टेम्परेरी डॉट रियल जो हमारे पास होगा वो रियल की गार्बेज वैल्यू प्लस इसी ऑब्जेक्ट की ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है डॉट रियल। ठीक है, इसी तरह इमेजिनरी की और हमने टेम्परेरी को रिटर्न कर दिया। टेम्परेरी हमारे पास उसकी डेटा टाइप क्या है, कम्प्लेक्स है। तो हम जो हमारे पास क्लास है और उसी फंक्शन की हमने डेटा टाइप भी कम्प्लेक्स रख दी। तो ये इस तरह से रिटर्न होकर C3 में स्टोर हो जाएगी और C3 से हमने डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल कर दिया। तो इस तरह से हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग वर्क करता है। तो फिर एक मतलब आपको एग्जीक्यूट करवा के दिखा देता हूं। तो हमारे पास 5 + 7 आयोटा स्क्रीन पर डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसको एक मतलब फिर हम रन करवा लेते हैं। तो रन करवाते ही हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा 5 + 7 आयोटा। तो ये एग्जीक्यूट होता है, थोड़ा स्लो है, ये हो जाएगा अभी एग्जीक्यूट। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं एग्जीक्यूट होने का। ये एग्जीक्यूट हो गया और स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया 5 + 7 आयोटा। आई होप सो कि आपको इसकी कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।